विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश 14 जुलाई 2024। 10 दिन शेष 189 पद उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा का आयोजन होना है विभिन्न परीक्षा केंद्रों में लोक सेवा आयोग द्वारा। रैपिड रिवीजन कोर्स चला रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं भारत के संविधान के बारे में बता रहा था कि भारत में संवैधानिक विकास मैंने करा दिया। उसके बाद आज मैं करा रहा हूं संवैधानिक असेंबली, उद्देशिका, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, ठीक है, देखेंगे जहां तक भी हो पाएगा। तो मैं उद्देशिका का ये पकड़ रहा हूं, हो सकता है यहां से क्वेश्चन बन जाए। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उद्देशिका के? तो सबसे पहले उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो उद्देशिका का स्रोत है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रस्तुत किया था, जिसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को पास किया था। डेट भी याद करनी पड़ेगी कि जेल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा ने उसको कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947। तो उसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वही प्रेमबल का सोर्स है। क्या है? प्रेमबल का सोर्स है, ठीक है। अच्छा जी, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का विचार जो आया है वो कहां से आया है? यूएसए से आया है। कहां से आया है? यूएसए से, ठीक है। बाकी याद होनी चाहिए वैसे प्रस्तावना आपको कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, देखो पहले 5 शब्द याद करने हैं आपने, क्रम भी पूछता है कई बार। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद 3 चीजें, समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सेप, SEP, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। फिर ये याद करना पड़ता है 5 चीजें। स्वतंत्रता जो है वो किस किस की है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर बोलेगा समता कौन कौन सी प्रदान की गई है इसमें, तो आपने बोलना है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? बोलेगा 5 जो शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको आगे पीछे करके देगा, बोलेगा सही क्रम लगाइए इसका। क्या करेगा? आपने इसी क्रम में याद करना है। फिर बोलेगा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर बोलेगा समानता, क्रम से याद करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर बोलेगा समता कौन कौन सी दी गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर बोलेगा 3 शब्द बाद में जुड़े, कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। किस संविधान संशोधन से जुड़े? आपने बोलना 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा जुड़े। किसके द्वारा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। फिर बोलेगा कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द लिया है कहां से लिया? तो जो यूएनओ का चार्टर है उसमें लिखा हुआ है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। क्या लिखा हुआ? तो वहीं से कॉपी किया और हम भारत के लोग लिखकर क्या कर दिया, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आंसर भारत की जनता में निहित है। किसमें निहित है? उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आंसर भारत के लोगों में या भारत की जनता में निहित है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर बड़े विवाद हुए भाई। इंद्री बेरुबारी वाद आया 1960 में। उसमें बोला कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो किंतु संविधान का अंग नहीं है। इंद्री बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, क्या धारित किया? उन्होंने ये धारित किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि संविधान का अंतिम निरीक्षणकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो बोला संविधान का अंग नहीं है। साथ में बोला जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है,
यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अब ये ऐसे लाइन उठा के देते हैं यूपी उत्तराखंड पीसीएस वाले कि प्रेम्बल जो है यानी प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये किस वाद में धारित किया गया? आंसर इनरी बेरुबारीवाद 1960 में। किसमें? इनरी बेरुबारीवाद 1960 में। ठीक है। दूसरा एक वाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा को निर्धारण किस वाद में किया गया? आधारभूत बोलते हैं किसको? बेसिक स्ट्रक्चर। आधारभूत ढांचा जो है बेसिक स्ट्रक्चर। तो उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया? आंसर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973। केशवानंद भारती जो थे वो शंकराचार्य थे दक्षिण भारत के। ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या कहा? केशवानंद भारती वाद में कहा उद्देशिका संविधान का एक भाग है और संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। एक बात तो ये कही। दूसरी बात कही उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को नष्ट न करते हुए। मूल ढांचे को नष्ट नहीं करना है लेकिन उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। तो ठीक है, हमने 3 शब्द जोड़े, बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ। उसमें हमने क्या कर दिया? 3 शब्द। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़ दिए। तीसरी बात बोली संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। और चौथी बात बोली गई इसमें कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। उद्देशिका क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। ठीक है भाई। मोहम्मद हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले वाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। क्या कहा? अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो गए क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में पूछा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, वो लिख के आगे क्या? प्रेम्बल को। जबकि संविधान की आत्मा जो संविधान के पिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने आर्टिकल 32 को बोला है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में बोल दिया कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। इस आधार पर उस क्वेश्चन को आप चुनौती नहीं दे सकते थे जो आपने गलत कर दिया। जब भी बोलेगा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, हृदय और आत्मा, आपने बोलना आर्टिकल 32 को कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, के एम मुंशी ने कहा है कि राजनीतिक जन्मपत्री या पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। उद्देशिका को क्या कहा है? फिर क्वेश्चन बना, यूपी वालों ने पूछा कि किसने उद्देशिका को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा प्रदान की है? आंसर के एम मुंशी ने की। ठीक है, बाकी ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है और हमारी जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। कुछ लोगों ने कहा कि आप कॉमनवेल्थ के सदस्य हो, जो कि कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, तो आप संप्रभु नहीं हो। तो हमने ये कहा कि हम संप्रभु हैं, राष्ट्रकुल के सदस्य हैं और हम कभी भी हमारी अपनी इच्छा से हम राष्ट्रकुल की सदस्यता क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। वो हमारे हाथ में। ठीक है। समाजवादी का मतलब क्या होता है? तो जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा? भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। समाजवादी व्यवस्था होती क्या है? तो समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। कहीं ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। कहीं पर क्या होता है? बहुत ज्यादा। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। हर चीज किसकी है? सरकार की। किसकी? यानी उत्पादन के जो भी साधन है उन पर सरकारी नियंत्रण है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, धरती के नीचे का जल भी किसका है? सरकार का है। किसका है? अब आपने हैंडपंप लगा दिया, कोई नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब नियंत्रण कम है। जैसे ही हैंडपंप लगाया, अधिकारी पहुंच गया, तुरंत कट गया, मीटर लग गया, उस पर कितना पानी यूज करोगे उसके हिसाब से बिल देना पड़ेगा। तो वो समझ लीजिए कि उत्पादन के साधन, मतलब मैं और चीज भी बोल रहा हूं, कोयला है, पानी है, तेल, जो भी चीजें होंगी सब पर क्या होगा?
सरकारी नियंत्रण होगा। इतना समझ में आ गया। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण बहुत कठोर होता है। जो साम्यवादी देश हैं वहां पर नियंत्रण बहुत कठोर होगा, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण कम होगा लोकतांत्रिक समाजवाद में। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया, मध्यम मार्गीय, बुद्ध की भूमि है, मध्यम मार्ग अपनाते हैं। तो भारत ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जहां पर ओएनजीसी भी तेल खोजती है, उसके बाद रिलायंस भी तेल खोजती है। क्या करती है, मतलब कुछ ऐसे 1991 से पहले तो कुछ और था मंजर, लेकिन 1991 के बाद मैंने कहा उत्पादन के साधनों पर प्राइवेट का भी है और सरकार का भी। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य किसी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करेगा। राज्य क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। राज्य मतलब स्टेट, सरकार। राज्य का मतलब होता है भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, राज्य बोला जाता है। और ये डेफिनेशन कहां पर दे रखी है? ये आर्टिकल 12 में दे रखी है। कहां पर दे रखी है? 12 में दे रखी है। आर्टिकल कहां दे रखी है? 36 में भी दे रखी है, शायद 36 में भी दे रखी है। एक राज्य की डेफिनेशन आपकी आर्टिकल 152 में दे रखी है, वो अलग है 152 वाला। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज धर्म के रूप में किसी को मान्यता प्रदान नहीं करेगा, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करेगा। राज्य में धर्म एक व्यक्ति के विषय माना गया है। देखो 14-15 अगस्त की रात्रि को ही हुए थे दो देश, एक ने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित किया, उसका धर्म क्या है? इस्लाम है। क्या है? ठीक है, लोकतंत्र की वो करते हैं, लेकिन धर्म जो है वो मानता है अपने आप को हम इस्लामिक स्टेट है। और हमने क्या किया? हमने सेक्युलर किया। हालांकि सेक्युलर वर्ड बहुत बाद में जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखना। प्रेमबल में सेक्युलर वर्ड प्रेमबल में पहले नहीं था। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया, इंदिरा गांधी जी के समय। समझ में आया? ठीक है। ऐसे मैंने कहा लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो लोकतंत्र गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन जो डेफिनेशन है वो सबसे अच्छी डेफिनेशन है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। यानी जो राष्ट्राध्यक्ष हमारा कौन है? राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं होता है, वो चुना जाता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है। मतलब क्लियर हो गया? तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समानता, ये याद करनी है। 26 नवंबर 1949 की डेट याद करनी है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी याद ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं भारतीय संविधान की विशेषताओं पर। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं अगर मैं बोलूं तो सबसे विस्तृत संविधान है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भी संख्या की मतलब नंबर जो लास्ट है वो 395 ही है। कितना? 395 है, लेकिन 465 से ज्यादा हो चुके हैं आर्टिकल, ABCD सबको जोड़ा जाए तो। कितने? 465 हो चुकी है लगभग। और जो भाग हैं, पहले की 22 भाग थे, आज भी 22 ही है नंबर, लेकिन ABCD को अगर आप जोड़ेंगे तो कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए लगभग। कितने है ना? अच्छा जी, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां पहले थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 12 अनुसूचियां कहां से आई? तो आपने याद रखना 1, 52, 73, 74। पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। और सन को ऐसे याद करना है आपने, 51, 85, 92, 92, 93। मतलब पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, दूसरा संविधान संशोधन 1985 में हुआ, तीसरा संविधान संशोधन 92 में हुआ, चौथा संविधान संशोधन भी 92-93 दोनों बोलते हैं। 92 में हुआ, वैसे हो 93 में
12वीं अनुसूची क्या हुई, मान्य हुई। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी, ये विशेषता है। और क्या विशेषता है? तो अब अगर मैं बोलूं भाग 22 ही है, लेकिन अगर भाग वैसे गिने ABCD करके तो 25 है। कितने? 25 है। अनुच्छेद कितने हो चुके हैं गिनती से? 465, लेकिन लास्ट नंबर 395 ही है। ठीक है, लिखित संविधान है भाई। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। संयुक्त राज्य का अमेरिका का संविधान कैसा है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। 1789 में बना था उनका संविधान। कब बना था? 1789। और कमाल की बात है कि उनके संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। क्या नहीं थे? 2 साल बाद 1791 में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा उन्होंने। और हमारे जो मूल अधिकार है वो हमने यूएसए से ले रखे। कहां से ले रखे हैं? मूल अधिकार हमने कहां से ले रखे भाई? फंडामेंटल राइट्स यूएसए से ले रखे। ठीक है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंग्लैंड, मतलब जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, कहां से ली? इंग्लैंड से ली। हमने कहां से ली? आर्टिकल 75(3) में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 75(3) में लिखा हुआ कि मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मूल अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले 7 मूल अधिकार थे, अब 6 मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। वो मूल अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कहां था? आर्टिकल 91(f) में था, आर्टिकल 31 में था। उसको हटाकर संविधान के भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, आर्टिकल 300A में रखकर उसको लीगल राइट बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, बाकी 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। उसके बाद, हाँ जी, हिंदी में बोलो यार, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो आप भी इंग्लिश में बोल रहे हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में मैं देख रहा था आप लोग बोलते हो 32 से 35, सिर्फ 32 बोलना चाहिए उसमें। क्या बोलना चाहिए? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 है। ठीक है, चलो जी आगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। इसमें बोला गया कि अगर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो राज्य जब अपनी नीतियों का निर्माण करेगा तो इनको ध्यान में रखकर क्या करेगा? यानी इनको पढ़कर करेगा। तो जितनी भी नीतियां हैं सरकार की, जितनी भी पॉलिसी हैं, वो मैच करती हैं आपकी कहां से? DPSP से। आयरलैंड के संविधान से लिए हमने ये क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इतना क्लियर हो गया? ऑस्टिन ने कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। ऑस्टिन एक बड़े विद्वान है। ठीक है, संविधान, कई देशों के संविधान पढ़े हैं उन्होंने। तो वो कहते हैं कि ये जो DPSP है ये राज्य की आत्मा है, संविधान की नहीं, राज्य की आत्मा। इसकी आत्मा। तो मैं कंफ्यूज करने के लिए, अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाता तो मैं यहां से बनाता कि राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है। अब पहला ऑप्शन में आपको देता संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ताकि, क्योंकि कई बच्चे खाली आत्मा देखते हैं और परमात्मा नहीं देखते पीछे क्या लिखा हुआ है ना। तो राज्य की आत्मा किसे कहा? ऑस्टिन ने आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्य है हमारे इसमें संविधान में, पहले नहीं थे मूल संविधान में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सारा देश सड़कों पर था, विरोध हो रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब विरोध हो गया सरदार स्वर्ण सिंह को नियुक्त किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें 4 क जोड़कर और 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए, और फॉर्मर USSR से लिए हमने। कहां से लिए हैं? फॉर्मर USSR से लिए हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात कही गई है माता पिता और उनके गार्डियन से। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो क्या है?
स्वतंत्र न्यायपालिका है। संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के निर्वचन का दायित्व किस पर होता है? न्यायपालिका पर होता है। इसीलिए बोलता हूं मैं कि संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? न्यायपालिका पर ही संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। क्या होता है? संविधान का संरक्षण और मूल अधिकारों का संरक्षण का दायित्व भी किस पर होता है? न्यायपालिका पर होता है। इसीलिए तो आपके मूल अधिकारों का हनन होता ही आपको 32 दिया गया है। बोला गया सीधे हाई कोर्ट जाओ, तो सॉरी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ 32 से, 226 का यूज करके सीधे हाई कोर्ट जाओ, है ना? ठीक है जी। और क्या है? संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। यहां पर इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, भारत में भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में क्या है? इंग्लैंड में संसद, यानी संसद ने जो बना दिया उसको कोई नहीं पलट सकता। अमेरिका में न्यायपालिका, अमेरिका का कांग्रेस सीनेट कुछ भी करता रहे, अगर न्यायपालिका ने मना कर दिया तो नहीं होगा, वो लागू नहीं होगा। वहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च। कौन है? नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों प्रकार का अनोखा मिश्रण देखा जाता है। जब संविधान के भाग 20 में जाते हैं हम, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की शक्ति। पहले तो सिर्फ संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई थी, बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा उसमें संविधान संशोधन की शक्ति भी डाला गया। ठीक है? तो कभी कभी तो भाई 50% + 1 से ही संशोधन हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि 2/3 बहुमत चाहिए होता है, और कभी कभी संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होता है। तो जब 50% + 1 से हो जाता है, हम बोलते हैं बहुत ही नरम है संविधान हमारा। और जब 2/3 बहुमत और 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, तब हम बोलते हैं बहुत ही अनम्य, कठोर है भैया हमारा संविधान, इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है? इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार मांग रहे थे। कौन? वर्तमान पिछली सरकार ने इसीलिए बोला था कि 400 पार। क्यों? क्योंकि वास्तव में संविधान में बहुत ज्यादा संशोधन करने की आवश्यकता है। बहुत सारे कानूनों को क्या करने की जरूरत है? चेंज करने की जरूरत है। तो राज्यों में भी वही सरकार होनी चाहिए और केंद्र में भी पूर्ण बहुमत होना चाहिए। यानी लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत, राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत, और आधे से अधिक राज्यों में उनकी सरकार होनी चाहिए। तब जाके वो चेंज लाए जा सकते हैं इस देश में। अन्यथा वही पुराने ढर्रे पर चलता रहेगा और फिर बोलेंगे हम कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे। कुछ कठोर कानूनों की बहुत जरूरत है। एक निबंध आता है लिखने के लिए कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, क्या? तो आपसे पूछता हूं मैं कि अपने आप सोचो कि अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? पर मैं अपने मन की बात बता देता हूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। सबसे पहले कानून लेके आता, जिसके पास पार्किंग नहीं है वो कार ना खरीदे, नंबर 1। नंबर 2, पार्किंग के पैटर्न। अगर आपने गलत पार्क की गाड़ी तो तुरंत फाइन इतना कि दूसरी गाड़ी ना खरीद पाओ। पहली गाड़ी तो सीज होगी क्योंकि पार्किंग सेंस नहीं पता। तीसरा, जुर्माना। हॉर्न बजाने पर, बेवजह पीछे से टी 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 करके जो हॉर्न बजाते हैं उन पर बड़ा जुर्माना। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना, बिना हेलमेट के जुर्माना, बिना सीट बेल्ट के जुर्माना, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी पर जुर्माना। पहले इन सबको सुधारना पड़ेगा। जाम लगाने वाले पर तो इतना जुर्माना कि उसकी गाड़ी जब्त हो जाए। जो लाइन पे चलते हैं ना, तो उसमें गधा होता है जो दाईं तरफ मुड़कर दूसरी लाइन को भी क्या करता है, उसको आजीवन कारावास। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, पर बदकिस्मती से मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। ठीक है? एक साधारण सा शिक्षक हूं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये बीच में ऐसे ही मैंने थोड़ा फन के लिए बोल दिया। नम्यता अनम्यता का अनोखा मिश्रण समझ में आ गया? ठीक है। और एक और सजा देता मैं, जो बच्चे जिनके माता पिता पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो पढ़ते नहीं है, तो उनको भी दंड दिए जाने का प्रावधान करता। क्या करता? कि माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा और आप क्या कर रहे हो? फन कर रहे हो, तो उनको भी दंड दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने मेहनत की गाड़ी कमाई से आपको पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? फन चल रहा है। तो यार अभी नहीं आएगा समझ में, जब खुद माँ बाप बन जाओगे तब आएगा समझ में। केंद्राभिमुख संविधान, मोर सेंट्रल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मोर सेंट्रल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन।
भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ। किसमें लिखा हुआ? भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ। बीच बीच में बताता रहूंगा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या क्या करता। ठीक है, जो पैर साफ करके नहीं आता ना, उस पर भी दंड के प्रावधान करता है। मतलब अरे भाई, बाहर रखा हुआ है, कहा दरवाजे पर, घर के बाहर। एक जैसे फ्रांस में एक कानून बना था कि अगर आप अपने मेहमान को वहां, क्योंकि कल्चर है, जैसे हम चाय पिलाते हैं वैसे वहां क्या कराते हैं, ड्रिंक सर्व करते हैं। नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। कुछ ऐसा कुछ कानून था। मानहानि नहीं होता, जैसे मानहानि, हम किसी के यहाँ गए, बेइज्जती हो गई, अब क्या होगा, क्या दंड का प्रावधान। उसी तरह के छोटे छोटे, क्योंकि देश ऐसे में ही सुधरेगा, वरना मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो। क्या जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर, हाँ, ये सब चीजें नहीं भाई, क्योंकि ऋषिकेश को हमने देख लिया भाई, बिल्कुल रैब्य ऋषि की भूमि को हमने बदलते हुए देख लिया। बहुत ही, जिसे बोलते हैं, बुरी गत कर दी इस यहाँ की। चलो जी, तो केंद्राभिमुख संविधान, मोर सेंट्रल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये विशेषता है। ठीक है, केसी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय क्वासी फेडरल संविधान है, जबकि सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अब यहां से इंपॉर्टेंट एक चीज आती है कि भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी लक्षण मौजूद हैं। अब संघात्मक संविधान के लक्षण कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन साफ साफ दिखता है हमें। ठीक है। दूसरा, लिखित संविधान है। तीसरा, संविधान सर्वोच्च है। चौथा, अपरिवर्तनशीलता। पांचवा, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ये संघात्मक संविधान की विशेषताएं ये भारतीय संविधान में मौजूद है। दूसरा, एकात्मक संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में मौजूद है? इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संघात्मक संविधान में डुअल सिटीजनशिप होती है भाई। क्या होती है? डुअल होती है ना, कि मैं अमेरिका का नागरिक हूं और मैं मिनीसोटा का नागरिक हूं, या मैं साउथ डकोटा का नागरिक हूं। आप क्या लिखते हो, फॉर्म भरते हो, मैं भारत का नागरिक हूं। ऐसा थोड़ा लिखते हो उत्तराखंड का, भारत का नागरिक, उत्तराखंड का नागरिक, क्या लिखते हो? तो इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये ब्रिटेन के संविधान से ली हमने। कहां से ली? दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कायदे से राज्यपाल की नियुक्ति भी वैसी होनी चाहिए राज्य में जैसे राष्ट्रपति की होती है। लोकसभा, राज्यसभा सब भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभाएं भाग, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये एकात्मक संविधान की विशेषता है। क्या है? और इसका दुरुपयोग भी होता है कई बार। क्या होता है? दुरुपयोग होता है। केंद्र में जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, उस सरकार का ही तो व्यक्ति होगा राज्यपाल। वैसे तो बोलते हैं कि पॉलिटिकल पद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जाता है। राष्ट्रपति पर प्रभाव है, राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल पर प्रभाव है, तो केंद्र के हिसाब से घूमती हैं फिर। क्या कि अगर केंद्र चाहता है कि किसी बिल पर साइन न हो, उस बिल पर साइन होते ही नहीं है। क्या होता है? वो उस बिल को लंबित कर देते हैं, है ना। उत्तराखंड में उदाहरण देखें आपने, कुछ बिल को 7-7 साल तक लटका के रखा गया है। चलिए जी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। नए राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति। नए राज्यों का निर्माण भी कौन कर रहा है? संसद कर रही है, आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए। नए राज्य का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, सब कौन करता है? संसद करती है, आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। भाई, राज्य की सबसे बड़ी सेवा का पेपर देने जा रहे हैं आप पीसीएस का, लेकिन आपके ऊपर एक व्यक्ति बिठाया जाएगा जो कि क्या होगा? आप एसडीएम हो तो आपके ऊपर डीएम बिठाया जाएगा। कहां से आएगा? अखिल भारतीय सेवा से आएगा, ऑल इंडिया सर्विस से आएगा। किसके द्वारा नियुक्त होगा? केंद्र द्वारा। किसके? उसके नियुक्ति पत्र पर किसके साइन होंगे? राष्ट्रपति के साइन होंगे। और सेवाएं कहां दे रहा होगा? वो राज्य में दे रहा होगा, और आपका क्या होगा? बॉस होगा। ठीक है, आपके नियुक्ति पत्र पर राज्यपाल के साइन होंगे। तो अखिल भारतीय सेवाएं
समझ में आ गया। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रतिनिधित्व है। राज्य सूची पर केंद्र की विधि बनाने की शक्ति, जब रोटियां बांट दी, बोल दिया कि ये केंद्र की है, राज्य की और ये दोनों की समवर्ती, ठीक है, उसके बाद भी बोला कि केंद्र फिर भी राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250, 252, 253। तो ये होता है प्रेजेंटेशन का कमाल। आपकी समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है। तो कुछ ने कसम खा रखी हम नहीं सुधरेंगे तो मत सुधरो। अखिल भारतीय सेवाएं हो गया, राज्य सूची पर केंद्र की विधि बनाने की शक्ति, ये सब हो गया। जेनिंग्स जैसे कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान को केंद्राभिमुख संविधान कहा है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की प्रवृत्ति को धारण करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। क्या नहीं किया गया है? जी ऑस्टिन कहते हैं कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। यह क्वेश्चन बना यूपी पीसीएस में। कहां बना? जुडिशरी में बना कि किसने कहा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? आंसर जी ऑस्टिन ने कहा। पीसीएस जे का क्वेश्चन है ये। कहां का? यूपी पीसीएस जुडिशरी सर्विस 2015 का क्वेश्चन। एकल नागरिकता है भाई हमारे यहां। क्या है? एकल नागरिकता है। वयस्क मताधिकार है, एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे यहां। एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या है? पहले 21 साल का देता था वोट, 21 साल से नीचे वाला वोट नहीं दे पाता था। राजीव गांधी का टाइम पीरियड था, कंप्यूटर लेके आए, उन्होंने कहा युवा भी आना चाहिए, 18 साल कर दी। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। 1989 में 61वां संविधान संशोधन याद करना आपने, जो आर्टिकल 326 था उसमें संशोधन किया गया 326 में, और न्यूनतम आयु मताधिकार की 18 कर दी गई। क्या कर दी गई? लड़के की विवाह की आयु 21 ही रही, पर मतदान करने की आयु 18 कर दी। यानी फैमिली संभालना ज्यादा क्या था? कठिन काम था, बजाय कि देश के वोट डालने के, है ना। चलो जी, यानी 18 साल का बच्चा नेता चुन सकता है पर विवाह नहीं कर सकता। चलो। अनिवास, चित्त विकृति, अपराध, भ्रष्ट और अवैध आचरण वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। संविधान सर्वोच्च है हमारे यहां, मैंने बता दिया। विधि का शासन है, आपातकालीन उपबंध दे रखे हैं, आर्टिकल 352, 356, 360। युद्ध, बाह्य आक्रमण और अभ्यंतरिक अशांति, पहले लिखा हुआ था, अब लिखा हुआ सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, लेकिन कैबिनेट की लिखित सूचना पर। इसकी कैबिनेट की लिखित सूचना पर। 356, राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर हमारी वित्तीय साख खतरे में पड़ जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है आर्टिकल 360 से। देश में आज तक वित्तीय आपात कितनी बार लगा? अभी तक नहीं लगा, लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है। संकट काल जब आता है, जब संकटकालीन घोषणा होती है, तो उस समय हमारा जो संघात्मक शासन है वो कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। सारी शक्तियां कहां जाती हैं? केंद्र में आ जाती है। ये आप प्रभाव में पढ़ेंगे, जब 352 का प्रभाव पढ़ेंगे, 356 का प्रभाव पढ़ेंगे, 360 का प्रभाव पढ़ेंगे, तो आपकी समझ अपने आप आ जाएगा कि सारी शक्तियां केंद्र की ओर क्या हो जाती हैं? चली जाती है, ठीक है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की है, गांधी का देश था, गांधी की वजह से, महात्मा गांधी की सोच ये थी कि ग्रामों का देश है, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री होनी चाहिए, बहुत सारी सोच थी उनकी। तो गांधीयन डीपीएस भी डाला गया, उसमें आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 40 का प्रयोग करते हुए हमने क्या किया? हाँ जी, ग्राम पंचायतों की स्थापना की, स्थानीय सुशासन की इकाई माना। सबसे लघु संसद जो होती है वो क्या होती है? हमारे ग्राम पंचायत होती है, सबसे छोटी संसद। 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया हमने, और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों की स्थापना की। 73वें और 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा दिया, और 29 सब्जेक्ट दिए पंचायतों को कि आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन से हमने नगर पालिकाओं को 18 सब्जेक्ट दिए और कहा कि आप इन पर काम करेंगे, ठीक है, ये अधिकार है आपको। हो गया। बाकी राष्ट्रपति का आपको पता ही है,
राष्ट्र ध्वज 3:2, 24 तीलियां। 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया, तिरंगे को अंगीकृत किया। क्या किया? कब? 22 जुलाई 1947। 15 अगस्त को फहराना था, इसलिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या किया, तिरंगे को अपना लिया। ठीक है। केसरिया जो है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग जो है देश की समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। कुछ लोग इसमें भी धर्म देखते हैं। ठीक है। धर्म के आधार पर रंगों को निर्धारित किया गया है कि चक्र भी है बौद्धों का, सफेद रंग आपको पता है ईसाइयों का, सिखों का, और केसरिया रंग जो है वो क्या है, हिंदुओं का भगवा, और हरा रंग जो है मुस्लिम, है ना। देखते हैं कुछ लोग, बट वो नहीं, आपने उस तरफ नहीं जाना। आपसे पूछा जाएगा केसरिया, आपने बोलना त्याग बलिदान। आपसे बोलेगा सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता। हरा रंग देश की समृद्धि और उर्वरता। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया हमने। 4 शेर हैं, नीचे धर्मचक्र बना हुआ है, 24 तीलियां हैं उसमें। बाकी नीचे 4 पशु हैं, चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा है, हाथी है, व्याघ्र है, सांड है। ठीक है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। मुंडकोपनिषद किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का उपनिषद है शायद। किसका? मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया। गणतंत्र हो गए, चिन्ह चाहिए था। ठीक है। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन। अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उन्होंने लिखा। 24 जनवरी 1950 को हमने अपनाया संविधान सभा ने। 26 जनवरी को गाना था, 2 दिन पहले। 24 जनवरी 1950 को क्या किया संविधान सभा ने? इसको अपनाया। पहली बार कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था 27 दिसंबर 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, 26वां अधिवेशन था। बिशन नारायण धर अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर कौन थे? ठीक है जी। कैसे गाते हैं? 5 पद हैं, 52 सेकंड लगते हैं। कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल हैं। एक तो सिंध नाम जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, एक भारत भाग्य विधाता जो जॉर्ज पंचम के लिए कहे गए थे शब्द, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दे चुके हैं। ठीक है। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, वंदे मातरम लिखा। सन्यासी विद्रोह आनंद मठ, आनंद मठ किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। द्विज नारायण कीना सरकार उसके नेता थे। ठीक है। वंदे मातरम में जनगण मन मिलता है। और ये अकाल पड़ा था बंगाल में, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया तब तक सरकार ने, इसलिए सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। नागा सन्यासी जो थे, उनके नेता जो थे वो कौन थे? द्विज नारायण और कीना सरकार। ठीक है। ये पहली बार कब गाया गया? 1896 में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो कि 12वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। कौन थे? 24 जनवरी 1950 को अपनाया हमने, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से हमें राष्ट्रीय गीत भी चाहिए था। क्लियर हो गया? वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामला मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, पुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम, सुखदाम वरदाम मातरम। वंदे मातरम। राष्ट्रीय पंचांग सरकारी सिविल कैलेंडर, इसको हमने 22 मार्च 1957 को अपनाया। थोड़ा इसको अलग से याद कर लेना भाई। 22 मार्च 1957 को अपनाया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ हमने शक संवत पर आधारित है। ये कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। पहला महीना चैत्र होता है, 365 दिन का होता है। 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को चैत्र का पहला दिन पड़ता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को पड़ता है। चैत्र का महीना जो शुरू होता है 22 मार्च को शुरू होता है, लेकिन लीप ईयर अगर होगा तो 21 मार्च को शुरू होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। राष्ट्रीय पशु आपको पता है टाइगर है, बंगाल टाइगर। ठीक है। 1973 से इसको संरक्षित किया गया है। सबसे पहले संरक्षित कहां पर किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कमाल की बात है कि हमारे राज्य में नेशनल पार्क जहां पर कि संरक्षित किया जाता है पशु को, उसका नाम एक शिकारी के नाम पर है। ये एक अद्भुत बात है। जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, उसके क्योंकि वो अंग्रेज था, उसके नाम पर उस पार्क का नाम क्या रखा हुआ? जिम कॉर्बेट। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इस नाम को चेंज करता।
क्योंकि जहां पर हमने पशुओं को संरक्षित करना है वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे सलीम अली जो पक्षियों के विज्ञानी थे, या कोई ऐसे जो हाथी, एलिफेंट मैन, उनके नाम पर रखा जाना चाहिए, किसी शिकारी के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए नेशनल पार्क का नाम। ठीक है, तो मैं भर्त्सना करता हूं इसकी। आगे प्रोजेक्ट टाइगर बता दिया मैंने 1973। राष्ट्रीय पक्षी भाई नेशनल बर्ड जो है मयूर है। 26 जनवरी 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इसको अलग से डेट याद करनी पड़ेगी क्योंकि 63 यानी आजाद होने के कई साल बाद हमने इसको संरक्षित किया। इसका मतलब ये मारे जा रहे थे मोर, क्या हो रहे थे, और मोर में कुछ भी नहीं होता, मोर में पंख होते हैं उसके सुंदर, मोर के पैर तो बहुत ही भद्दे होते हैं, और मोर को खाते भी हैं शायद कुछ लोग, और मोर सांप को खाता है इसको, और मोरनी सुंदर नहीं होती है इसमें। अधिकतर पशुओं में, पक्षियों में देखा होगा हमेशा मादा सुंदर होगी, नर कैसा होगा, नर हमेशा बदसूरत होता है, कैसा होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि नर सुंदर है और मादा क्या है, सुंदर नहीं। मोनाल में क्या है, मोनाल हमारा राज्य पक्षी है। मोनाल क्या है, नर या मादा। और डफिया क्या है, हाँ जी ढूंढो भाई, हिमालयी मोर बोलते हैं हम किसको, मोनाल को। नवरंगी मोर बोलते हैं मोनाल को, है ना। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि मोनाल क्या है, नर है कि मादा है। चलो जी, पावोक स्टेटस इसका नाम है। 1972 भारतीय वन एवं प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 द्वारा संरक्षण प्राप्त है इसको। 26 जनवरी 1963 से हमने इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। राष्ट्रीय पुष्प क्या, कमल है, मोनाल क्या है, मादा है। नर को डफिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डफिया। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, निलंबो न्यूसिफेरा। और ये पता ही है आपको कि पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। ठीक है, 1857 का जब रिवोल्ट हो रहा था तो सूखी रोटी और कमल ही घुमाया जा रहा था, है ना। और वो कमल बीजेपी का नहीं था, वो किसका था, कमल पहले से ही हमारे देश में क्या है, एक अलग महत्व रखता है। क्या रखता है, लक्ष्मी जी भी कमल पर ही विराजमान होती है, इस पर। तो कमल किसका प्रतीक है, पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। कौन, कमल। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, क्या है इसका नाम, फाइकस बेंगलेंसिस, इसका जो बॉटनिकल नेम है फाइकस बेंगलेंसिस, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय फल जो है आम है, मैंगीफेरा इंडिका, है ना, फलों का राजा। राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है, 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा नाम जो पड़ता है देवप्रयाग से पड़ता है, जब अलकनंदा भागीरथी मिल जाती है वहां से गंगा नाम पड़ता है। कितने राज्यों से होकर जाती है देश के, कितने राज्यों से जाती है, जहां जहां गंगा मैया की कसम खाते होंगे वहां वहां से जाती है। उत्तर प्रदेश से जाती है, बिहार से जाती है, उत्तराखंड से तो जाती है भाई, उत्तराखंड से जाएगी, उत्तर प्रदेश से जाएगी, बिहार से जाएगी, पश्चिम बंगाल से जाएगी, उसके बाद हाजी बांग्लादेश में जब जाएगी तब उसका नाम क्या हो जाएगा, पद्मा जी हो जाएगा। तब उसमें कौन मिलेगी, मेघना, मेघना, मेघना नाम होगा भाई उसका, नहीं सॉरी पद्मा जी, पद्मा जी। तब उसमें ब्रह्मपुत्र मिलेगी ग्वालंदों के पास, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना जी। जमुना जी और पद्मा जी का संगम होगा तब बनेगी वो पद्मा जी। फिर उसमें मेघना मिलेगी, मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। सुंदरबन डेल्टा, हाँ जी झारखंड, बिल्कुल झारखंड से भी जाती है। हम उस समय के है ना जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, हमने देखा उसको टूटते हुए। चलो भागीरथी, अच्छा राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है भाई, एशियाई हाथी है। अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है पता ही है आपको, जलीय जीव याद कर लो भाई, डॉल्फिन, प्लेटलिस्टा गेंजेटिका, इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, प्लेटलिस्टा गेंजेटिका। 18 मई 2010 को
राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु घोषित कर दिया गया गंगा डॉल्फिन को। इसको मारना अपराध है। इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में शामिल है। ठीक है। बाकी ध्वज संहिता तो मैं इसमें इतना ही बता रहा हूं। इसके बाद में अब आपको बताऊंगा आगे मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व शॉर्ट में। ठीक है।